वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास हिस्ट्री। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पर उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो फटाफट से जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज to create a collective sense of identity among the French people. So आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि Rise of Nationalism in Europe का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे बोला गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे कौन से स्टेप्स थे जो लिए थे टू क्रिएट अ कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे? फर्स्ट स्टेप तो आपका यही था कि द आइडियाज ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन वर इंट्रोड्यूस्ड टू मेक श्योर ये जो नोशन है ऑफ यूनिटी एंड इक्वल राइट्स वो लोगों के बीच में आए। सेकेंड पॉइंट आपने यहाँ पे ये लिखना है कि एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, रिमूविंग व्हाट द रॉयल स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट आपने ये लिखना है कि एस्टेट्स जनरल की जगह किसने ले ली थी? नेशनल असेंबली ने, जिसको किसने इलेक्ट किया था? एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजंस ने। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि हिम्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इन सबको कंपोज किया गया था ताकि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो आए, कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो आए। एंड जो आपने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखना है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स जो था उसे लेकर आए थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड उसके साथ साथ जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको रिमूव कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। सो अगेन फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो 1848 जो रेवोल्यूशन था इसमें जो लिबरल्स थे, एक तो वो लोग क्या थे, कौन थे वो, एंड सेकंड बात आपने यहाँ पे ये लिखनी है कि उनके आइडियाज क्या क्या थे, सोशल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज और उसके साथ साथ कौन से आइडियाज, इकोनॉमिकल आइडियाज। तो सबसे पहले तो इस रेवोल्यूशन को कौन लीड कर रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, उसके साथ पुअर पीपल भी इसको लीड कर रहे थे, इसका पार्ट थे। देन उसके साथ जो अनएम्प्लॉयड स्टार्विंग पीजेंट्स थे वो भी इसका पार्ट थे। एंड डिफरेंट सिटीज के जो आपके वर्कर्स थे जिनके पास अभी तक जॉब नहीं थी या जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो भी इसका पार्ट थी। ठीक है। एंड ये सब लोग क्या चाहते थे? ये सब लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए और यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए। ये इनकी बेसिकली डिमांड्स थी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो हम देखते हैं कैसे यहाँ पे शॉपकीपर्स ले लो, ट्रेडर्स ले लो, बिजनेस पीपल ले लो, लॉयर्स ले लो, इन सब ने मिलके क्या किया? दे गैदर्ड एट फ्रैंकफर्ट एंड यहाँ पे क्या बनाई? नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से ये सारे के सारे इलेक्टेड थे, अनलाइक द एस्टेट्स जनरल। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, सोशल की बात करें, उनके सोशल आइडियाज क्या थे, तो देखो इवन जो विमेन थी वो भी इस मोमेंट का पार्ट थी। जो उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उन्होंने न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट किए और उन्होंने भी अपनी बात को जो है फ्रंट में रखा कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए। सो दे स्ट्रगल्ड फॉर इट ऑल्सो। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की यानी कि इकोनॉमिकल फ्रंट पे, तो हम देखते हैं इनकी डिमांड्स ये थी कि हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए ओपन मार्केट का, एक तो ठीक है, एंड सेकेंडली सर्वडम जो है उसको रिमूव करना चाहिए एंड उसके साथ साथ जो बॉन्डेड लेबर है उसको भी यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने हैं। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको ये अभी तक डिटेल में नहीं पता, आप जाके एक्स्ट्रा क्लास ऐप पे इसकी जो वीडियो है वो देख सकते हो एंड वहां से आपको अच्छे से इसका आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। सो अगर हम इसकी बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि बाल्कन्स जैसे एक्सप्लोसिव कंडीशंस क्यों थी, क्यों ऐसा एरिया था, तो आपने इसमें क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा कि ये जो एरिया था ये था ऑफ एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया था जहाँ पे बहुत एथनिक वेरिएशन थी। स्पेसिफिकली अगर हम आज प्रेजेंट डे की या मॉडर्न डे की बात करें तो इट कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? रोमानिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ये सारे मिलके बनाते थे बाल्कन रीजन। अच्छा, अब इसका जो लार्जर पार्ट था मैंने आपको बताया था कौन रूल करता था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब जैसे ही ये वेव ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा तो इन लोगों को भी लगने लगा कि हम भी क्यों इंटीग्रेटेड हैं, हम इनके साथ क्यों हैं। तो
उन्होंने अपनी जो फ्रीडम है वो क्लेम करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, विच इज वाई कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा एंड ये जो एरिया था ज्यादा से ज्यादा बफर जोन बनने लगा था। उसके साथ साथ जो बड़ी पावर्स थी, जो राइवलरी पावर्स थी, उन्होंने भी जब इस एरिया को देखा तो उनके लिए भी एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन जो था वो बन चुका था। ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसमें लिखने हैं। आंसर्स आपके सेम ही रहेंगे, सिर्फ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने और ज्यादा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ स्वराज as perceived by plantation workers. How did they respond to the call of the non-cooperation movement? So आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाई इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्वराज का जो मीनिंग था, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, बहुत डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने डिफरेंटली उसको लिया था। हमने किया था ना कि वर्कर्स ने अलग लिया था, टाउन्स में लोगों ने अलग से इसको परसीव किया था, ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते थे उन्होंने इसका मतलब अलग समझा था। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था और उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया टू द कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या क्या था? सबसे पहले तो आप यही लिखोगे कि प्लांटेशन वर्कर्स को ऐसा लगा कि स्वराज का मतलब है फ्रीडम टू मूव आउट ऑफ देयर कन्फाइंड स्पेसेस एंड विजिट देयर नेटिव विलेजेस, जो कि उनको पहले अलाउ नहीं करते थे जाना, ठीक है। एंड मोरोवर उसके साथ साथ जब उन लोगों को इसके बारे में पता चला, गांधी राज वो बेसिकली यहाँ पे इमेजिन कर रहे थे, तो उन्हें लगा इसका मतलब ये भी है कि हमें अब अपना ओन लैंड जो है वो मिलेगा। ये था उनका मतलब ऑफ स्वराज। अब उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? उन लोगों ने क्या किया? वो प्लांटेशंस छोड़कर जाने लगे वापस टू देयर नेटिव विलेजेस। बट हुआ क्या? दे वर कॉट अप बाय पुलिस एंड बीटन अप। तो यही था उनका रिस्पॉन्ड कि वो छोड़ के जाने लगे एंड क्या उन्होंने परसीव किया? फ्रीडम टू मूव आउट ऑफ देयर कन्फाइंड स्पेसेस एंड हैविंग ओन लैंड। यही पॉइंट जो है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। 2 ही पॉइंट्स हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, उसी को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Gandhiji decide to withdraw the non-cooperation movement in February 1922? So जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नेशनलिज्म इन इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। So क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि गांधी जी ने क्यों विड्रॉ करी थी ये मूवमेंट इन February 1922? इसीलिए करी थी February 1922 में ये विड्रॉ। सबसे पहले आपने लिखना है कि गांधी जी का नोशन क्या था बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उनका नोशन ये था कि दे वांटेड टू मेक द ब्रिटिशर्स सी द ट्रुथ। उनको सच दिखाना चाहते थे, उससे एग्री करवाना चाहते थे विदाउट बीइंग वायलेंट। वो नहीं चाहते थे कि कहीं वायलेंस हो। लेकिन आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि काफी वायलेंट टर्न हो चुका था, उसके बाद लोग बहुत अग्रेसिव हो गए थे एंड उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? दे स्टार्टेड बर्निंग डाउन द पुलिस स्टेशंस। जब गांधी जी को उन लोगों का रिएक्शन समझ आया तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी ये लोग जो इस मास स्ट्रगल का पार्ट है, जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट है, ये ट्रेंड नहीं है, ये टॉलरेंट नहीं है। जब तक ये टॉलरेंट नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये नहीं कंटिन्यू करी जा सकती है। इसी पॉइंट को आपने लिखना है कि गांधी जी का क्या नोशन था इसका और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें इसको विड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज द लाइफ ऑफ वर्कर्स इन 19th सेंचुरी यूरोप? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ध्यान रखना बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन ऑफ इंडियन कॉटन वीवर्स भी और यहाँ पे हम देखते हैं वर्कर्स भी। अगर हम अभी प्रेजेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे हम लंदन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इंडियन की बात होगी तो आपने उनके बारे में लिखना है। अभी हम प्रेजेंट लंदन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ऑब्वियसली, तो क्या हुआ कि अबंडेंस ऑफ लेबर थी। लोग क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, ताकि उन्हें लगता है कि हमें जॉब मिले यहाँ पे। चाहे ये था कि अबंडेंस ऑफ लेबर थी, लेकिन अबंडेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं थी। रिमेंबर वी डिस्कस क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि पहली बात तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी भी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकती थी जिनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स थे, यानी किसी का रिलेटिव अगर कोई था वो जो है उनको जॉब दिला सकता था, या कोई फ्रेंड था वो उनको जॉब दिला सकता था।
तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। वर्कर्स को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था, दे हैड टू स्लीप अंडर द ब्रिजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे कि जो जॉब भी थी, जो वर्क भी था, वो कभी कभी सीजनल होता था। रिमेंबर मैंने एग्जांपल दिया था क्रिसमस का कि क्रिसमस में अगर ज्यादा से ज्यादा काम होता था तो उसी टाइम काम होता था, उसके बाद जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, तो अगेन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी उनके लिए। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि जो उनकी इनकम थी वो कैसे, किस पे डिपेंड होती थी, ऑन द नंबर ऑफ डेज दे वर्क्ड। तो देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पहले ही काम नहीं होता था, फिर उनको इनकम भी उसी बेस पे मिलती थी कि जितने दिन वो काम करेंगे, तो यहाँ पे उनको ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। एंड यहाँ पे आप जो लास्ट पॉइंट है वो ये लिखोगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज हो रही थी, बहुत ज्यादा पीक पे थी, इसीलिए वर्कर्स ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया न्यू टेक्नोलॉजी का। उन्हें ऐसा लगा जो बची हुई जॉब्स भी हैं वो भी जो मशीन्स हैं हमसे छीन लेंगी, इसीलिए दे वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स इट। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। जिन लोगों को नहीं पता इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो जाके एक्स्ट्रा क्लास ऐप पे इसकी जो वीडियो है वो देख सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे एक्स्ट्रा क्लास चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन वीवर्स ड्यूरिंग द 19th century? सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है इंडियन कॉटन वीवर्स, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है जब आप हिस्ट्री का पेपर अटेंड करो। नॉट ओनली जस्ट हिस्ट्री सबके लिए, बट इस तरीके के क्वेश्चंस विद इन द चैप्टर जब आते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना। सो इंडियन कॉटन वीवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? आपको ऑलरेडी पता है कि ब्रिटिशर्स के रहते रहते तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो पूरा कोलैप्स हो चुका था, उसके साथ साथ जो लोकल मार्केट था वो भी श्रंक हो गया था। इंडियन कॉटन वीवर्स को कॉटन नहीं मिल रही थी, एक तो पहली बात ये क्योंकि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या एक्सपोर्ट हो रही थी, इधर उधर जा रही थी। सेकेंडली उनको इसलिए भी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसके जो प्राइसेस थे कॉटन के वो काफी बढ़ गए थे। ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपने। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखना है कि किस तरीके से जो लोकल कॉटन वीवर्स थे, इंडियन लोकल कॉटन वीवर्स थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे जो मशीन मेड गुड्स थे उससे। कैसे कर पाते वो उससे कम्पीट? एक तो वो इतनी जल्दी बन जाते हैं, ऊपर से वो चीप थे, और यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इनको तो काफी टाइम लगता था बनाने में, और अगर इतना टाइम लगेगा तो वो ऑब्वियसली कॉस्टली भी होंगे, तो ये वहां से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। एंड नॉट ओनली दैट, बट इंडिया में भी जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने भी अब ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया था, चीप प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडियन कॉटन वीवर्स को फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, industrialization has changed the form of urbanization in the modern period. Explain. Age of industrialization का ही क्वेश्चन है, एंड इफ यू रिमेंबर ये जो लाइन है ये स्टार्टिंग में ही आती है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लंदन की, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे ये जो प्रोसेस था बहुत ज्यादा स्पीड अप था। तो लंदन में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यही लिखोगे इन सिटीज लाइक मैनचेस्टर, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप थी, तो वो एक तरीके से मैग्नेट बन चुकी थी ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन। लोग जितने हो सकते थे रूरल एरिया से अब इन सिटीज में आ रहे थे काम करने के लिए। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ? लंदन बहुत पावरफुल हो गया एंड एक्सपैंड होने लगा बिकॉज ऑफ ऑल द मनी। सारा मनी कहाँ आ रहा था? लंदन में ही आ रहा था, which is why वो और ज्यादा पावरफुल हो गया and it started expanding more. Apart from that कि वो बहुत सारे लोगों को, माइग्रेंट पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि वो it became a city of what? Artisans, semi-skilled or skilled workers, of clerks, of professional lawyers, teachers, क्योंकि ये नई क्लास जो थी वो इमर्ज हो चुकी थी। एंड लास्ट पॉइंट आपने यहाँ पे ये लिखना है कि किस तरीके से अपार्ट फ्रॉम द डॉकयार्ड्स, लंदन डॉकयार्ड्स के अपार्ट भी जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स थी, इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसीलिए ये जो अर्बनाइजेशन थी एक तरीके से यहाँ पे हमें दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, why did the Roman Catholic impose control over publishers and booksellers? So print culture का क्वेश्चन है ये। प्रिंट कल्चर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसलिए इनको आंसर करने में बहुत अच्छा लगता है एंड काफी इजी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जब हम स्टडी कर रहे थे इस चैप्टर में, बहुत सारी ऐसी चीजें न्यू थी जो हमें पता चली अबाउट प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो रोमन कैथोलिक ने क्यों इम्पोज करा कंट्रोल? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी सेक्रेड या रिलीजियस टेक्स्ट की रिबेलियस
इंटरप्रिटेशन जो है वो सामने ना आ जाए। एंड क्योंकि ऐसा हुआ था इसीलिए उनको अब लगा कि नहीं, जो प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उस पर कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? सो आपने अगेन प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन है, इसको कैसे आंसर करोगे कि जो रीडिंग मेनिया था, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग था, ये कैसे आया? 3 पॉइंट्स हैं इसके पास इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो बुक्स थी, ठीक है, वो बहुत जल्दी एक तो प्रिंट हो रही थी, उनकी मल्टीपल कॉपीज भी बन रही थी, इसीलिए वो चीप कॉपीज भी बन रही थी, है ना। इस वजह से जो है ये जो प्रोडक्शन थी वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए लोगों के पास ज्यादा बुक्स पहुंच रही थी। तो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स या एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स। अब पहले क्या होता था, सिर्फ एलीट्स जो थे वो ही पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली होती थी। लेकिन अब चीपर वर्जन अवेलेबल थे तो सबके पास थी। मोर ओवर थिएटर के थ्रू, ड्रामा के थ्रू भी लोग ओरली जो नॉलेज थी वो ट्रांसफर कर रहे थे। एंड द लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कैसे बढ़ रहा था? बिकॉज लोग और पढ़ना चाहते थे, वो और समझना चाहते थे, तो स्कूल्स वगैरह विलेजेस में भी सेटअप होने लगे थे। सो इन 3 पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से एक एक करके आपने इनको एक्सप्लेन करना है। सो ये तो थे 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। एंड ये जो चैप्टर्स हैं जिनके पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैल्कन्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉपरेशन वाला मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पार्ट्स जिन पे स्पेसिफिकली एक क्वेश्चंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। सो आपको करना क्या है, आपको एक तो सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसको बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ना है। बिकॉज अगर मैं इस साल की बात करती हूँ, आई थिंक ड्यू टू कोविड और समथिंग आपका जो सैम्पल पेपर था उसमें चेंजेस थे। एंड यू नो कैसे चेंजेस थे वो, जैसे आपके लिटरेचर में आते हैं ना स्टैंजास या पैराग्राफ्स एंड उसके नीचे एमसीक्यूज, सिमिलरली अब हिस्ट्री में भी है। तो वो आपके पास एडेड एडवांटेज है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने जो अपनी बुक है उसको पढ़ा है। तो बुक को अच्छी तरीके से पढ़ो। वीडियोस जो है वो आप ऑलरेडी देख सकते हो, आपको पता ही है, एक्स्ट्रा क्लास ऐप पे या फिर एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी आप देख सकते हो जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। एंड आप किसी एक चैप्टर पे बिल्कुल भी आपको नहीं रुकना कि सोच के कि हाँ एक ही चैप्टर के मैं 50-50 70-70 क्वेश्चन कर लूँ, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। उससे आपका कोई भी रिवीजन ढंग से नहीं हो पाएगी। अगर आप एक ही को ज्यादा टाइम दोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम दोगे। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा आपकी गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ कहाँ होती है? सिविक्स में, ज्योग्राफी में एंड इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज्यादा है तो ये बहुत घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट पे, वीडियोस पे एंड नोट्स पे। तो आपके लिए ये सारी की सारी चीजें कवर करना इजी हो जाएगा। सो ये तो थे 10 क्वेश्चंस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं। So now on to the next video. Keep practicing, keep learning.